तो चलिए, आज की डेट है 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 आज की डेट है। और आज की डेट में हम बात करेंगे फाइनल गुड्स के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा हुई थी उस चर्चा में हमने इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा था कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। तो किसी भी गुड को इंटरमीडिएट गुड हम तभी कहेंगे जब उसके ऊपर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन एप्लीकेबल होगी। पहला, या तो यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये एक पॉइंट होगा, और दूसरा होगा इंटेंशन फॉर रीसेल इन अ सेम अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन होगी जो इंटरमीडिएट गुड के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फाइनल गुड्स के बारे में। तो यहाँ पर ये सब हमने पढ़ लिया है। चलो, तो आज का पहला टॉपिक है फाइनल गुड्स। ठीक है, अब फाइनल गुड्स में हमने एक चीज़ पढ़ा था जो पिछली क्लास में भी मैंने रिपीट किया था, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी गुड को इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है, अगर आपने कहा कि गुड इंटरमीडिएट है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई भी गुड इंटरमीडिएट है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मगर अगर कोई भी गुड फाइनल है, अगर आपने कहा कि कोई भी गुड अगर फाइनल है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फंडा है जो हमें फॉलो करना है। बट सवाल ये है कि फाइनल गुड्स होते क्या हैं, हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि कोई गुड्स फाइनल है और वो कैसे है। तो देखिए, फाइनल गुड में दो तरीके के गुड्स आते हैं। जो फाइनल गुड है उसमें दो तरीके के गुड आते हैं, जिसमें पहला गुड होता है जिसको कहते हैं कंज्यूमर गुड, यानी कि फाइनल गुड के अंदर जो पहला गुड आता है उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड। अब अगर उसे कंज्यूमर गुड कहते हैं तो कंज्यूमर गुड का मतलब एक्चुअली क्या हुआ। देखिए, अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो यहां पर जो महिला हैं, ठीक है, वो फ्रिज भी खरीद रही हैं, वॉशिंग मशीन भी खरीद रही हैं, वाइपर भी खरीद रही हैं, केटल भी है, ठीक है, माइक्रोवेव भी है, प्रेस भी है। तो ये सारी चीजें एक महिला खरीद रही है। तो कंज्यूमर जो कुछ भी खरीद रहा है वो कौन सा गुड है, कंज्यूमर गुड है। अब यहां पर एक नोट अपनी कॉपी में लिखो जो फाइनल गुड को समझने में बहुत हेल्प करेगा। और वो नोट क्या है, लिखो, ऐसे लिखना, नवनीत सर का ज्ञान। ठीक है, तो नवनीत सर का ज्ञान क्या कहता है, नवनीत सर का ज्ञान कहता है कि जो गुड कंज्यूमर खरीदता है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे मैं बोल रहा हूं व्हाट्सएप की लैंग्वेज में, कि जो गुड कंज्यूमर खरीदता है उसे कंज्यूमर गुड कहते हैं। जो गुड कंज्यूमर खरीदता है उसे कंज्यूमर गुड कहते हैं। और वो कंज्यूमर गुड फाइनल गुड भी होता है। और वो कंज्यूमर गुड फाइनल गुड भी होता है और नेशनल इनकम में इंक्लूड भी होता है। नेशनल इनकम में इंक्लूड भी होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर कंज्यूमर कुछ भी खरीदे तो वो फाइनल गुड होता है। कंज्यूमर गुड तो है मगर वो फाइनल गुड होता है और नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें यह समझना है कि मतलब सुई से लेकर हवाई जहाज तक, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी कंज्यूमर खरीदे तो वो फाइनल होता है और नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी अगर कंज्यूमर खरीदे तो वो फाइनल गुड होता है और नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो कंज्यूमर अगर कुछ भी खरीद रहा है तो वहां टेंशन नहीं है, वो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी के लिख दो आप तो वो इंक्लूड होगा। मगर यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि सर कंज्यूमर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है
जो कुछ खरीदता है और उसे हम फाइनल गुड में कंसिडर करते हैं? तो आंसर यस। फाइनल गुड में कंज्यूमर गुड के अलावा एक और गुड आता है जिसको कैपिटल गुड कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फाइनल गुड के अंदर एक और गुड आता है जो उसका पार्ट है फाइनल गुड का। एक पार्ट हो गया आपका कंज्यूमर गुड, तो कंज्यूमर गुड तो वो गुड हो गया जो कंज्यूमर ने खरीदा, ठीक है। मगर दूसरा गुड जो है वो कौन सा गुड है? कैपिटल गुड है। और कैपिटल गुड भी फाइनल गुड का पार्ट है और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अब सवाल ये है, चलिए पहले आप कैपिटल गुड के बारे में लिखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लिखा? चलो, तो यहां पर अभी ये समझते हैं कि कंज्यूमर गुड क्लियर है। कंज्यूमर गुड का मतलब यानी कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक कंज्यूमर कुछ भी खरीदे तो वो कौन सा गुड होगा? कंज्यूमर गुड होगा, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। मगर अब सवाल है कैपिटल गुड क्या होता है? देखिए, अपनी कॉपी में एक नोट लिखिए, अपनी कॉपी में एक नोट लिखिए, और वो नोट क्या होगा? लिखो, अगर कोई फर्म ड्यूरेबल गुड खरीदती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ड्यूरेबल गुड क्या होता है। अगर कोई भी फर्म या कंपनी ड्यूरेबल गुड खरीदती है, अगर कोई भी फर्म या कंपनी ड्यूरेबल गुड खरीदती है, कॉमा, तो उसे कैपिटल गुड कहते हैं, तो उसे कैपिटल गुड कहते हैं। और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने बोला फर्म या कंपनी। अब सबसे पहले हमें ये याद करना चाहिए कि ड्यूरेबल गुड्स कौन से थे। अगर हम अपने कॉपी के नोट्स को देखें तो पिछली क्लास में मैंने कहा था कि ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप एक बार खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल कई सालों तक करते हैं। तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड होते हैं। यानी कि मैंने उसके लिए एक स्टेटमेंट कहा था ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ऐसे गुड्स जो आप एक बार खरीदें और उनका इस्तेमाल कई सालों तक करें तो वो ड्यूरेबल गुड होते हैं। मगर यहां पर जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि फॉर इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड ड्यूरिंग अ ईयर, इसका मतलब यह है कि अगर बात आती है फर्म की, अगर बात आती है किसी कंपनी की, तो कंपनी ने अगर कोई ड्यूरेबल गुड खरीदा है तो वो कैपिटल गुड कहलाएगा। अगर किसी कंपनी ने ड्यूरेबल गुड खरीदा है तो वो कैपिटल गुड कहलाएगा और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक। अब सवाल यह है कि सर ड्यूरेबल गुड किसी कंपनी ने खरीदा, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान लो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अगर आप अपने स्कूल में जाकर देखें तो आपका जो स्कूल है वो भी क्या है? वो कंज्यूमर है? नहीं, वो कंज्यूमर नहीं है, वो तो बिजनेस है ना, फर्म है, कंपनी है।
यानी कि जो स्कूल है आज की तारीख में या कॉलेज है आज की तारीख में, वो भी एक कंपनी की तरह ही ट्रीट होते हैं। वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं, बिना पैसे के थोड़ी पढ़ा रहे हैं। तो जब आप किसी भी काम को करने का पैसा लेते हैं तो बिजनेस है वो। तो आपका जो स्कूल है वो एक फर्म है, एक कंपनी है। अब अगर मान लो उसने एक बस खरीदी, अगर आपका स्कूल है, जो कंपनी है, फर्म है, उसने क्या करा, उसने एक बस खरीदी, तो बस कौन सा गुड है? ड्यूरेबल गुड है भाई, कई साल चलेगी। अब अगर बस किसी कंपनी ने खरीदी है और वो कई साल चलेगी, तो इसका मतलब कंपनी ने कौन सा गुड खरीदा है? ड्यूरेबल गुड खरीदा है। और अगर कोई कंपनी ड्यूरेबल गुड खरीदती है तो वो कौन सा गुड होगा? कैपिटल गुड होगा, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो क्या सिर्फ स्कूल अगर बस खरीदता है तो ही वो कैपिटल गुड होगा? नहीं। अगर स्कूल ने अपने क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर, है ना, डिजिटल स्क्रीन्स, ये भी आता ना, टाटा क्लासेस लगवा लिया, एडुकॉम लगवा लिया, तो वो जो पूरा सेटअप आता है वो भी कौन से गुड हैं? ड्यूरेबल गुड है ना, कि एक बार आप स्क्रीन लगाएंगे, एक बार आप प्रोजेक्टर लगाएंगे और प्रोजेक्टर कई साल चलेंगे। तो अगर किसी स्कूल ने, किसी कॉलेज ने, किसी ऑफिस ने अगर मान लीजिए प्रोजेक्टर खरीदा, वो स्क्रीन्स खरीदी, मैं कहता हूं एसी खरीदा, कई सारे स्कूल्स में एसी की भी सुविधा होती है, तो एसी खरीदा, तो एसी भी कौन सा गुड है? ड्यूरेबल गुड है भाई। तो अगर एसी ड्यूरेबल गुड है तो उस केस में, अंशुल जी वीडियो ऑन कर लीजिए, तो उस केस में मैं कहूंगा कि भाई फर्म है ना, कंपनी है ना, तो कंपनी ने क्या खरीदा? ड्यूरेबल गुड खरीदा। अब जब कंपनी ने ड्यूरेबल गुड खरीदा तो उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम मानेंगे सर ये कैपिटल गुड है, फाइनल गुड है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहां पर यह देखना है कि जब आप किसी भी गुड को फाइनल कह रहे हो तो उसकी कंडीशन क्या होनी है? एंड यूज क्लासिफिकेशन। नाम तो यही है ना, एंड यूज क्लासिफिकेशन। तो एंड यूज क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? आपको हमेशा यह देखना है कि भैया खरीद कौन रहा है। आप उस गुड को फाइनल तो कह रहे हो, आपने फाइनल कहा नहीं। एग्जामिनर ने बात सोचा कि ये तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि बच्चा इसको फाइनल कह रहा है, मगर भैया ये तो देख लो कि फाइनल कह रहे हो तो खरीदा किसने है? अगर मान लो कोई गाड़ी है, कार है, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो एक कार है, मान लो स्विफ्ट है या वैगनार है। अब वैगनार जो है वो एक आम आदमी भी तो खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए घर में। तो अगर वैगनार किसी व्यक्ति ने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो वो कौन सा गुड होगा? कंज्यूमर गुड होगा, फाइनल गुड होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि उस आदमी ने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है। ठीक है, मगर क्या वो वैगनार ओला वाले नहीं खरीद सकते? क्या वो वैगनार उबर वाले नहीं खरीद सकते? क्या वो वैगनार ब्लू स्मार्ट वाले नहीं खरीद सकते? तो भाई ये सब क्या है? ये तो कंपनी है ना जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो कार क्या है? ड्यूरेबल गुड है, और ड्यूरेबल गुड को किसी फर्म ने अगर खरीद लिया तो बाय डिफॉल्ट वो कैपिटल होगा, फाइनल होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इसीलिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर ड्यूरेबल गुड किसी फर्म ने खरीदा है तो वो बाय डिफॉल्ट कैपिटल गुड होगा और नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, फाइनल गुड होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो यहां पर सिर्फ ये आपको याद रखना है कि फर्म का कैपिटल गुड और फाइनल गुड वही गुड होगा जो ड्यूरेबल होगा, बाकी कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। मगर कंज्यूमर के साथ ऐसा नहीं है, कंज्यूमर कुछ भी खरीदे, ड्यूरेबल गुड खरीदे, सेमी ड्यूरेबल गुड खरीदे, नॉन ड्यूरेबल गुड खरीदे, सर्विसेज ले, भैया वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। सिंपल फंडा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहां पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ड्यूरेबल गुड अगर किसी फर्म ने खरीदा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, उसे कैपिटल गुड कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि फॉर्मूला क्या निकल के आया? आप अपनी कॉपी में लिखिए, फाइनल गुड के अंदर दो गुड्स समाते हैं, दो गुड्स आते हैं। तो फाइनल गुड का मतलब हुआ कि सर कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड दोनों आते हैं। फाइनल गुड दोनों को कहा जाता है, कंजम्पशन गुड को भी कहा जाता है और कैपिटल गुड को भी कहा जाता है।
तो फाइनल गुड के अंदर दो गुड्स आते हैं, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड। फर्क क्या है? कंजम्पशन गुड वो गुड है जो कंज्यूमर खरीद रहा है अपने बेसिक नीड्स के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, है ना, जो कि उसकी नीड या वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो आपका कंजम्पशन गुड हो गया। और कैपिटल गुड क्या हो गया? कैपिटल गुड वो ड्यूरेबल गुड है जो फर्म खरीद रही है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा इसलिए खरीद रही है, तो वो सारे आपके कैपिटल गुड हो गए। ठीक है। मगर टीचर आपसे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टीचर आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ कि कैपिटल गुड क्या होता है। मैंने तो ये तो कहा कि ड्यूरेबल गुड अगर कोई फर्म खरीदती है तो वो कैपिटल गुड होता है, मगर इस बात को लिखेंगे कैसे? कैपिटल गुड की डेफिनेशन क्या होगी? तो अगली हेडिंग, चलो पहले हम कंजम्पशन गुड की डेफिनेशन देखते हैं, फिर कैपिटल की देखेंगे। अभी मैंने कहा कि कंजम्पशन गुड किसकी हिसाब से देखा जाता है? कंज्यूमर के हिसाब से। ठीक है। एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति जितने भी गुड खरीदता है अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारे कंजम्पशन गुड है। तो यहां पर आप कंजम्पशन गुड की डेफिनेशन कॉपी में लिखिए और इसको याद कीजिए। क्या होगा? कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। आप यहां पर सैटिस्फाई और वांट शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। यानी कि एक आम आदमी ब्रेड भी खरीदता है, बटर भी खरीदता है, शर्ट भी खरीदता है, ठीक है ना, पेन भी खरीदता है, टीवी भी खरीदता है, फर्नीचर भी खरीदता है, तो ये सब कंजम्पशन गुड है। और लगभग लगभग ये सारी चीजें आपके घर में पाई जाएंगी। आपने कभी ना कभी इनका इस्तेमाल किया ही होगा, यूज किया ही होगा, कंज्यूम किया ही होगा। तो आज के बाद अगर टीचर आपसे यह सवाल पूछे कि कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो ये लाइन आपको अपनी कॉपी में लिखनी चाहिए। सैटिस्फाई को और वांट्स को अंडरलाइन करना चाहिए, और एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेड, बटर, शर्ट और पेन और टेलीविजन लिखना चाहिए। अब यहां पर एक सवाल आता है जिस पे हम बात करेंगे। अगर पहले आप डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें। डन, लिख लिया? ठीक है, अंशुल जी लिख लिया? ठीक है, आपने तो पहले लिखा होगा, शायद मैंने लिखवाया है सारा कॉन्सेप्ट आपके लिए, तो रिवीजन ही है। ठीक है, तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, शर्ट हो गया, इनको हम गुड्स की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि क्लासिफिकेशन गुड्स का कैसे होता है। जैसे ब्रेड का एग्जांपल लें तो ब्रेड कौन सा गुड होगा? नॉन ड्यूरेबल होगा। बटर कौन सा गुड होगा? नॉन ड्यूरेबल होगा। शर्ट कौन सा गुड होगा? सेमी ड्यूरेबल होगा। पेन कौन सा गुड्स होगा? नॉन ड्यूरेबल होगा। टेलीविजन ड्यूरेबल होगा। फर्नीचर ड्यूरेबल होगा। तो यानी कि यहां पर जो थर्ड लाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जब भी कोई कंज्यूमर सामान खरीदता है, कोई गुड खरीदता है, तो गुड्स की कैटेगरी होती हैं कि ड्यूरेबल गुड होगा, सेमी ड्यूरेबल गुड होगा, नॉन ड्यूरेबल गुड होगा, या सर्विसेज होगा। सर्विसेज गुड नहीं है तो उसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सर्विस है, ठीक है, मगर गुड्स की क्लासिफिकेशन है। तो अब मान लो टीचर ने एक सवाल पूछा कि राम परचेज आ कार। क्वेश्चन क्या है? राम परचेज आ कार। एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखो, राम परचेज आ कार। अब टीचर ने यह सवाल पूछा कि मैंने जो एंट्री दी राम परचेज आ कार, इस एंट्री में आप इस एंट्री को या स्टेटमेंट को या इस परचेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन है कि राम परचेज अ कार, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, राम कौन है? सबसे पहले ये समझना होगा क्वेश्चन देखकर कि बंदा कौन है, कि कंज्यूमर है कि कोई फर्म है,
क्योंकि राम कंज्यूमर होगा मगर राम एंड सन्स फर्म होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते वक्त हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि राम का सवाल है, राम के ऊपर सवाल है कि राम एंड सन्स के ऊपर सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर राम ने, मान लीजिए हम कह रहे हैं राम परचेज अ कार, क्वेश्चन है आया है, अब राम परचेज अ कार अगर क्वेश्चन है तो हम टीचर को कहेंगे सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करो कि कार कौन सी कैटेगरी का गुड है। आंसर है ड्यूरेबल गुड है। तो इसका मतलब राम ने क्या खरीदा है, ड्यूरेबल गुड खरीदा है, तो उसकी एंट्री होगी कि सबसे पहले सर ये ड्यूरेबल गुड है, उसके बाद ये कंज्यूमर गुड है, उसके बाद ये फाइनल गुड है, उसके बाद सर ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। यानी इसका आंसर आप हायरार्की के तौर पे लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 सर ये ड्यूरेबल गुड है, पॉइंट नंबर 2 सर ये कंज्यूमर गुड है, पॉइंट नंबर 3 सर ये फाइनल गुड है, पॉइंट नंबर 4 सर ये जीडीपी और नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस तरीके से आंसर को फ्रेम करके अपनी कॉपी में लिखें तो टीचर फैन हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप टीचर को क्लियरली बता दो कि राम ने अगर कार खरीदी है तो मैं बता रहा हूं कार की पहली एंट्री सर ये ड्यूरेबल गुड होगा, फिर कंज्यूमर गुड होगा, फिर फाइनल गुड होगा, फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लो टीचर ये पूछता है कि राम परचेज आ ब्रेड। अब सामने ब्रेड लिखा है, ब्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं। राम परचेज आ ब्रेड। अब राम ने क्या करा, ब्रेड को परचेज कर लिया। अब राम ने अगर ब्रेड को परचेज किया तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कौन सी ड्यूरेबिलिटी का गुड है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या आएगा, सर नॉन ड्यूरेबल है। तो हमारा आंसर कहां से शुरू होगा, सर ये नॉन ड्यूरेबल गुड है, फिर कंज्यूमर गुड है, फिर फाइनल गुड है, फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अच्छा, एक चीज जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि इसको रिकॉर्ड करके अगर डाल दिया जाए तो आप इसे 50 दफे सुन सकते हैं, मुझे डाउट क्लास लेने की जरूरत नहीं। बेस्ट पार्ट तो यही है, अभी रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल दूंगा, जिंदगी भर देखो जब तक देखना है आपको। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कंफ्यूजन आ जाए कि सर ने क्या बताया था, राम परचेज ब्रेड का आंसर क्या था, चुपचाप जाओ लिंक पे क्लिक करो, सारा अवेलेबल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि राम परचेज ब्रेड का एंट्री क्या होगा। अब जब मैं ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाता हूं तो वहां पर क्या होता है कि जो मैंने बोला रिकॉर्ड नहीं होता, मगर यहां पे बेस्ट है। मुझे लगता है कि मैं रोज जब भी हम मिला करेंगे 8 बजे, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग किया करूंगा जितने सेंटर पे भी आ रहे हैं उनको भी मैं सीधा लिंक दे दिया करूंगा, ये देखो जाके। क्योंकि एक चीज को 10-10 बार अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कोर्स नहीं खत्म होगा 12th का। ठीक है, तो इसीलिए बेटर है, अच्छा है कि इस तरीके का एक हमारे पास सेटअप है। तो राम ने अगर बटर खरीदा, अब राम ने अगर बटर खरीदा, सिंपल सर ये नॉन ड्यूरेबल गुड है, कंज्यूमर गुड है, फाइनल गुड है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। राम ने टेलीविजन खरीदा, राम ने टेलीविजन खरीदा तो सर ये ड्यूरेबल गुड है, फिर कंज्यूमर गुड है, फिर फाइनल गुड है, फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो यानी कि राम क्योंकि ये कंज्यूमर है, एक आम आदमी है, तो वो कुछ भी खरीदे नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होगा ही होगा। तो कभी भी कंज्यूमर आपको परेशान नहीं करेगा, कभी आपको हाउस होल्ड परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हाउस होल्ड का मतलब होता है फैमिली मेंबर्स। जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का मतलब एक फैमिली माना जाता है, और उस फैमिली का कोई व्यक्ति अगर कोई सामान खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिए, कैपिटल गुड्स। अभी मैंने इसको समझाया था कि जब कैपिटल गुड की बारी आती है तो राम नहीं, राम एंड सन्स सोचना है, क्योंकि कैपिटल गुड हमेशा फर्म खरीदती है, हमेशा फर्म खरीदती है, और वो ड्यूरेबल होने चाहिए। कंडीशन ये है कि वो ड्यूरेबल होने चाहिए भैया, अगर ड्यूरेबल नहीं होगा तो कैपिटल नहीं होगा। अब कैपिटल गुड क्या है, अगर टीचर आज के बाद कंज्यूमर गुड का डेफिनेशन लिखा था ना, ठीक है, छूटा तो नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझाता हूं, फिर समय दूंगा, लिख लेना। कैपिटल गुड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। कैपिटल गुड का सिंपल सा मतलब है कि आपको यह बात नहीं भूलनी है कि कैपिटल गुड का नाम हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई ड्यूरेबल गुड फर्म खरीदती है। जैसे स्कूल ने बस खरीदी,
स्कूल ने फर्नीचर खरीदा, स्कूल ने टाटा क्लासेस खरीदा, प्रोजेक्टर लगवाया, एसी लगवाया, ये सब कैपिटल गुड है। तो अगर टीचर बोलते हैं सर ड्यूरेबल है, कैपिटल गुड है, ठीक है, मगर कैपिटल गुड होते क्या हैं? तो उसका आंसर है कि कैपिटल गुड्स वो ड्यूरेबल गुड्स हैं जो किसी भी फर्म को गुड्स की फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। कोई भी गुड जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे और ड्यूरेबल हो तो वो कौन सा गुड हो जाएगा? कैपिटल गुड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो आप ये जेसीबी मशीन देख रहे होंगे। इस जेसीबी मशीन में आप मुझे बताइए ड्यूरेबल है कि नहीं है? बिल्कुल ड्यूरेबल है। अब ये जेसीबी मशीन ड्यूरेबल गुड्स है, एक बार खरीदो कई साल इस्तेमाल करते हैं। अब ये जेसीबी मशीन अगर उस कंपनी के पास नहीं है जो रोड बना रही है, तो क्या पॉसिबल है रोड बन जाए? नहीं पॉसिबल है भाई। बिना जेसीबी मशीन के, बिना एक्सकेवेटर के आप कैसे बना लोगे रोड? तो इसका मतलब ये वो ड्यूरेबल गुड हैं जो किसी भी फर्म को फर्दर चीजों का प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को खरीदना हमेशा किसी भी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, हमेशा। पहले कॉपी में लिखिए। अगर टीचर आपसे ये सवाल पूछे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में भी देखेंगे तो एक आध चीज ऐसी हो सकती है जो हमारे घर हो, हमारे सारे आइटम नहीं मिलेंगे। इन्हें बोलते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इसका मतलब अगर ड्यूरेबल गुड, क्या डेफिनेशन है? कैपिटल गुड की डेफिनेशन याद कर लो, ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, यहां यूज्ड अप नहीं है, यूज्ड फॉर है। तो यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन यानी कि आप प्रोडक्शन करें और आपको प्रोडक्शन करने के लिए जो गुड्स हेल्प करें और सालों साल हेल्प करें, ऐसे गुड्स को या ऐसे ड्यूरेबल गुड्स को कैपिटल गुड कहा जाता है। आज तक कोई व्यक्ति, कोई बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि सर ये जेसीबी मशीन या ये एक्सकेवेटर मेरी पार्किंग में पार्क है सर, और मेरे पापा रोज सुबह मुझे स्कूल जेसीबी मशीन से छोड़ने आते हैं सर। अरे भैया, ये पापा थोड़ी ले, पापा को थोड़ी जरूरत है इसकी। पापा वैगनार लेंगे, स्विफ्ट लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, बीएमडब्ल्यू लेंगे। जेसीबी मशीन से कोई आपके स्कूल में कोई आया जेसीबी मशीन से कि ऐसे हिलते हुए आ रहे हैं और लो पापा ने लो फट से फेंक दिया नीचे? तो ऐसा नहीं होता ना। तो ड्यूरेबल गुड्स जो फर्म खरीद रही हैं, फर्दर प्रोडक्शन करने में उनकी मदद कर रही है और सालों साल चलेंगे, तो ऐसे गुड्स कौन से हैं? कैपिटल गुड है भाई, और नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गए। तो टीचर अगर स्कूल वाली पूछेगी और पूछेगी कि ड्यूरेबल गुड क्या होते हैं, कैपिटल गुड क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ड्यूरेबल गुड विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मैम वही कैपिटल होते हैं। और ये फर्म एक बार खरीद ले, सालों साल ये गुड्स जो हैं उसे फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में अंडरलाइन हमें क्या करना चाहिए? इसमें अंडरलाइन करना चाहिए ड्यूरेबल को, इसमें अंडरलाइन करना चाहिए फर्दर प्रोडक्शन को, कि ड्यूरेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नॉन ड्यूरेबल लिख दिया, नॉन ड्यूरेबल कैपिटल होता ही नहीं है, तो फाइनल कहां से होगा? तो नॉट ड्यूरेबल ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ड्यूरेबल ही कैपिटल है, ड्यूरेबल ही कैपिटल है। तो ये मंत्र कभी मत भूलना, ठीक है? और अगर भूल जाओ तो रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट, कैपिटल गुड के बारे में एक और स्टेटमेंट पहले कॉपी में लिखो, फिर चर्चा करते हैं। कैपिटल गुड में वो ड्यूरेबल गुड्स तो आते हैं, मगर ये गुड्स भी आते हैं। ये फोटो यहां पर लगाने का लॉजिक क्या है? अगर आप इन फोटोज को ध्यान से देखें तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि सर ये कोई वेयर हाउस या किसी गोडाउन की फोटो है, कोई भी देख के बता सकता है। अब कोई भी वेयर हाउस या गोडाउन में जनरली हम क्या देखते हैं? हम उस सामान को रखा हुआ देखते हैं जो किसी फर्म का है, किसी फर्म ने उसको प्रोड्यूस किया है। अब यहां पर क्या लिखा है? लिखा है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो यहां पर आप चेंज इन स्टॉक को अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन स्टॉक को अंडरलाइन कीजिए। अब चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अब ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई फर्म प्रोडक्शन करती है या किसी चीज को प्रोड्यूस करती है, किसी गुड को बनाती है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे गुड उस साल बिक जाएं। ये कहीं लिखा तो है नहीं, कोई कंपलसरी तो है नहीं।
कि भैया आपने जो प्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो सारे गुड जो हैं वो बिक जाएं। तो भैया जो गुड बिक गए तो वो तो बिक गए, मगर जो गुड्स बच गए उन्हें क्या उठाकर हम नाले में फेंक दें कि बच गए नाले में फेंक देंगे? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसको बोलेंगे स्टॉक एट द एंड। यानी कि वो सामान, वो गुड्स जो किसी भी फर्म का बच गया साल के अंत में, कि भैया कोई बात नहीं बच गया, अगले साल बेच लेंगे, है ना। अब मान लो कोई कंपनी कार बना रही है, पता लगा उसने 100 कारें बनाई, 80 कारें बिक गई, 20 कारें बच गई। अब जो 20 कार्स बच गई उसको उठा के नाले में फेंक दे वो? नहीं भाई, उसको क्या लिखेगा? स्टॉक एट द एंड 20 कार्स। क्योंकि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही है। अगले साल जब 1 अप्रैल आएगा तो नई चीजों की एंट्री होगी, पुरानी चीजें जो बच गई उनको किस नाम से लिखा जाएगा? स्टॉक एट द एंड। और अकाउंट्स में तो मेरे ख्याल से लिखते भी हैं, स्टॉक एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स में लिखा भी जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो स्टॉक जो साल के अंत में बच गया उसको भी कैपिटल गुड माना जाता है और उसको भी फाइनल गुड कह के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो कैपिटल गुड में कितने गुड आ गए? 2 गुड आ गए ना। पहला, वो ड्यूरेबल गुड जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, वो भी कैपिटल गुड है। और दूसरा, स्टॉक एट द एंड बच रहा है, वो भी कैपिटल गुड है। क्लियर है? तो यहां पर ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, कॉपी में अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है फीचर्स ऑफ फाइनल गुड्स। तो अगली हेडिंग आएगी जिसमें हम बात करेंगे वो है फीचर्स ऑफ फाइनल गुड्स। अब फीचर्स ऑफ फाइनल गुड का मतलब क्या होता है? फीचर ऑफ फाइनल गुड में अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जैसे हमने पढ़ा वही बात दोबारा लिखी है कि पहले वो गुड जो कंज्यूमर गुड है उसके बारे में हम यही कहेंगे कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कोई भी कंज्यूमर खरीदता है, और वो इसलिए खरीदता है क्योंकि वो उसकी नीड या वांट को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए खरीदता है, और वो फाइनल गुड है। दूसरी लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि सर स्टॉक एट द एंड भी, और जो ड्यूरेबल गुड्स कोई फर्म खरीद रही है, ठीक है, उसको भी हम कौन सा गुड मानेंगे? कैपिटल गुड, फाइनल गुड मानेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो ये दोनों बातें हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको पढ़ें, पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, मगर इसमें आप पहला और दूसरा पॉइंट भले ना लिखें, मगर इसमें जो मैंने क्लाउड में लिखवाया है वो अपनी कॉपी में जरूर लिखें। लिखा है, इट मस्ट बी नोटेड दैट द फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड। तो नाइदर रीसोल्ड को अंडरलाइन करना है, नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरलाइन करना है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें आप नाइदर रीसोल्ड और ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरलाइन करो। अंशुल जी, आज आप क्लास में क्यों नहीं आई थी?
ट्रैवल कर रही थी आप वापसी ट्रेवल करने के कर रही लिए। थी, कहाँ पर थी आप? मैं चंडीगढ़ में थी। चंडीगढ़? अच्छा, तो मतलब कोई रीजन चंडीगढ़ जाने का? शादी थी दीदी की। रीजन है? दीदी की शादी थी। अच्छा दीदी, तो कब है शादी? हो गई। अच्छा हो गई। अच्छा फिर ठीक है, तो अब वापस दिल्ली कब आएंगी आप? दिल्ली में हो गई। अच्छा दिल्ली में हैं अभी? अच्छा, और अच्छा वापस आ गई हैं, अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया मैम बढ़िया, तो वेडनेसडे मुलाकात होगी जी। यस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर लिखा हमने, इट मस्ट बी नोटेड दैट द फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी गुड को फाइनल गुड कह रहे हैं, तो वहां ये गलती से ना लिखें कि भैया इसको हम दोबारा रीसेल करेंगे। फाइनल गुड कभी भी रीसेल करने की इच्छा से नहीं खरीदे जाते हैं, कभी नहीं खरीदे जाते। जैसे मान लो, अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहे, जैसे आज अंशु जी मुझसे कह रही थी, अंशु जी कह रही थी सर मैं अपने लिए लैपटॉप लेना चाहती हूँ। अंशु जी मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो अंशु जी कह रही थी कि सर मैं आज लैपटॉप लेना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बोले कौन सा? बोले सर मैं भी ना एप्पल ही लेना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या बात है, बहुत बढ़िया, कमाल, औसम, झक्कास। तो अब आप सोचिए कि अगर ये अपने लिए एप्पल का लैपटॉप खरीदे, तो ये क्या ये सोच के खरीदेंगी अरे भाई इसको मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में बेच दूंगी? नहीं ना। क्योंकि कोई भी कस्टमर या कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी हाउस होल्ड अगर कोई सामान खरीद रहा है अपने लिए, तो इसलिए तो नहीं खरीद रहा ना कि 2 महीने बाद बेच देंगे। ये क्या बेवकूफी वाली बात हो गई, है ना? तो इसका मतलब अगर आप किसी गुड को फाइनल कह रहे हैं, तो इसका मतलब उस पर रीसेल का टैग मत लगाइए, वो पॉसिबल नहीं है। अंशुल जी अपने वाईफाई को थोड़ा दूध दही मक्खन खिलाइए, बेचारा बड़ा कमजोर है, ठीक है, पहली चीज तो रीसेल का टैग नहीं लगाना है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन का देखें, तो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब है कि बंदा पहले कुछ और था अभी कुछ और है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका मतलब जैसे ब्रेड को अगर आप ब्रेड रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप ब्रेड को सैंडविच में कन्वर्ट कर दें तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। बदल गया ना, क्योंकि कोई भी सैंडविच विदाउट ब्रेड कैसे बन जाएगा? तो इसका मतलब अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि सर जी हम ब्रेड को सैंडविच में कन्वर्ट कर देंगे, तो भाई वो फाइनल नहीं होगा। ब्रेड को ब्रेड ही रहने दो, उसे सैंडविच मत बनाओ। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने उसकी आइडेंटिटी बदल दी, आपने उसका रूप बदल दिया, आपने उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ये नहीं सह पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज होना है, बदलाव होना है, आइडेंटिटी का खो देना और नई आइडेंटिटी बन जाना। अब मैं लेट सपोज मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कब कहूंगा? जब ये मोटा सा आदमी पतला हो जाए, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। अब ये जो मेरा मोटापा है, ठीक है, ये तो मोटापा है ही ना। अब इसको पतला अगर मैं हो जाऊं तो कहेंगे अरे सर क्या गजब ट्रांसफॉर्मेशन है सर, 40 कमर से आपने 32 कमर कर दी सर, अपनी कमाल है सर। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहां वो कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा भाई, जो जैसा है वैसा ही रहेगा अगर आपने उसको फाइनल कह दिया। क्लियर है? अदिति जी क्लियर हुआ? अंशुल जी ठीक है? अंशु जी कोई कष्ट परेशानी? यस सर। ठीक है, अगली बार मोबाइल फोन से ज्वाइन कर लेना, मोबाइल फोन में कैमरा तो चलता ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कैमरा ऑफ होता तो पता क्या होता है, अभी पिछली क्लास में हमारे पास एक विद्यार्थी आई थी, वो फोन चला रही थी। यहाँ मैं फाइनल और इंटरमीडिएट को पढ़ा रहा हूँ, वो फोन चला रही है, तो मैंने क्या फटाफट देख लिया। मैंने कहा देखो बेटा फोन तो मत चलाओ, कम से कम मेरी बात तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कैमरा ऑन रहता है ना, आनंद ही आनंद आता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो आप किसी भी गुड को अगर फाइनल कह रहे हैं तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि भैया वो रीसोल वाला कंडीशन नहीं लगेगा, सर खरीदा लैपटॉप बेच देंगे ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन यानी किसी भी तरीके का बदलाव फाइनल गुड में नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी गुड में बदलाव कर रहे हैं, बदलाव करने की गुंजाइश है, तो आप उसे फाइनल नहीं कहेंगे, आप उसे इंटरमीडिएट कहेंगे और यूज्ड अप कहेंगे। दूध को दूध ही रहने देंगे, दूध को मिठाई में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मिठाई में कन्वर्ट करना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड की। इंटरमीडिएट गुड के फीचर भी वैसे ही हैं जैसे हमने पिछली क्लास में उसके रीजंस पढ़े थे। अब यहां पर एंड यूज क्लासिफिकेशन टॉपिक का ही नाम है, तो यहां पर क्या है, दो एग्जांपल हो सकते हैं। मान लो अगर कोई फार्मर मदर डेयरी को दूध बेच रहा है, मदर डेयरी ने दूध खरीदा, सिंपल फार्मर से खरीदा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मदर डेयरी के पास अपनी एक भी भैंस नहीं है। मदर डेयरी ने सारा दूध किससे खरीदा है, फार्मर से खरीदा है, किसानों से खरीदा है, गांव वालों से खरीदा है। तो अगर उन्होंने गांव वालों से दूध खरीदा, तो दूध खरीदा तो मगर इंटेंशन क्या है, रीसेल। तो अगर इंटेंशन रीसेल लग गया तो कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो यहां पर दूध लिया जा रहा है मगर इंटेंशन फॉर रीसेल लग रहा है तो भी इंटरमीडिएट है। दूसरा, अगर वही दूध मदर डेयरी को छोड़कर अगर हल्दीराम खरीद ले, मदर डेयरी को छोड़कर अगर हल्दीराम खरीद ले तो क्या होगा, तो सर वह इंटेंशन फॉर रीसेल नहीं लगेगा, क्योंकि हल्दीराम का काम दूध बेचना नहीं है। हल्दीराम का काम क्या है, हल्दीराम का काम है दूध का इस्तेमाल करके मिठाई बनाना, तो ये दूध क्या हो जाएगा, यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो दूध सेम है, रीजन अलग अलग। सुंदर मिठाई भी है, ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मान लीजिए ये कार है, अब एक कार के कितने आंसर हो सकते हैं वो हम समझते हैं। टॉपिक का नाम है एंड यूज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आंसर करेंगे, जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है। चलो, अब यहां पर कार को अगर किसी हाउस होल्ड ने खरीदा, शर्मा जी, कार को अगर किसी हाउस होल्ड ने खरीदा तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगी, कंज्यूमर गुड। बस कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड और ड्यूरेबल गुड, फाइनल गुड। ड्यूरेबल गुड पहले आएगा या कंज्यूमर गुड पहले आएगा, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल। सबसे पहले ये ड्यूरेबल। बताओ कि ये गुड कौन सी कैटेगरी का है, तो ड्यूरेबल गुड तो ड्यूरेबल ही है ना। ड्यूरेबल गुड, फिर कंज्यूमर गुड, फिर आगे फाइनल गुड। फाइनल गुड, फिर आगे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा एंड ऑल्सो जीडीपी। ठीक है, चलो क्लियर है, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक और बता दीजिए शर्मा जी, कार परचेज्ड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। फिर सर अगर इट इज परचेज बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, पहले तो ये ड्यूरेबल गुड है जी, और फिर उसके बाद हो जाएगा अ, एक सेकेंड, हाँ, कुछ कैपिटल आराम गुड। से सोचिए, बहुत समय है, पूरा साल है हमारे पास। कैपिटल गुड। कैपिटल गुड, अच्छा ठीक फाइनल गुड है। ड्यूरेबल गुड है, एंड कैपिटल गुड है, फाइनल गुड है, ड्यूरेबल, में इंक्लूड होगा। तो आपने इसको कैपिटल गुड क्यों कहा, क्योंकि ये एक फर्म के थ्रू, एक जो फर्म है वो उसे परचेज कर रही है, दैट इज व्हाई वो कैपिटल गुड के हाँ, कैटेगरी में आएगा। अच्छा ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अंशुल जी, कार को कार डीलर ने खरीदा मैम, इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, क्यों इंटरमीडिएट है, क्योंकि उसने विद द पर्पस ऑफ रिसेल से खरीदा है।
पर्पस ऑफ रीसेल पे खरीदा है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ रीसेल लगाएंगे, इंटरमीडिएट गुड लगाएंगे, क्या इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही मैम, इंटरमीडिएट गुड है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, मगर ये ड्यूरेबल गुड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है चीनी के ऊपर। चीनी है, शुगर है। अब शुगर का 3 आंसर क्या होगा? चलिए पहला सवाल अंशुल जी, शुगर को, चीनी को अगर बेकरी शॉप ने खरीदा, इनको अपने इंटरनेट को दूध, मक्खन, दही खिलाने की बहुत जरूरत है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं मैम, चीनी, शुगर जो है उसको बेकरी शॉप ने खरीदा है अंशुल जी, तो क्या आंसर होगा इसका? नॉन ड्यूरेबल गुड है, हाँ, कैपिटल गुड है, नॉन ड्यूरेबल है और और कैपिटल है। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन ड्यूरेबल गुड है, हम्म। कंज्यूमर तो बेकरी शॉप में खरीदा था। हाँ, चीनी को बेकरी शॉप ने खरीदा है, नॉन ड्यूरेबल तो है, ये ठीक है। फिर आगे, इंटरमीडिएट गुड है। इंटर, ये पूछ रही हो कि बता रही हो? अरे, बता रही हो, ठीक है। हाँ, इंटरमीडिएट गुड है ना, क्योंकि नॉन ड्यूरेबल है ना, तो इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट है तो ये यूज्ड अप हो जाएगा ना अंशुल जी। बेकरी शॉप में बिस्किट बनेगा, तो बिस्किट में चीनी क्या हो जाएगी? यूज्ड अप। पढ़ाया था ना, तुझे बनाने के खातिर हम तबाह हो गए, ठीक है। तो वो कौन सा है? यूज्ड अप का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इंटरमीडिएट है, यूज्ड अप लगेगा, नॉट नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम और जीडीपी दोनों में इंक्लूड नहीं होगा। चलो भाई, चीनी जो है शर्मा जी घर में इस्तेमाल हो रही है, क्या क्या आंसर होगा इसका? a non-durable good, a consumer good, and a final good, और yes, ये जीडीपी में इंक्लूड होगा। ठीक है, इतना जोर से तुमने यस बोला है कि मुझे यस बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सही, कंज्यूमर गुड है, फाइनल गुड है, नॉन ड्यूरेबल है, बिल्कुल सही, नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा और जीडीपी में भी इंक्लूड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शर्मा जी अगला सवाल, स्टॉक एट द एंड है, चेंज इन स्टॉक एट द एंड है, क्या करेंगे इसका? चीनी बच गई मैम, उठा के नाले में फेंक दें? नहीं सर। क्या करें इसका? सर इसको इंटरमीडिएट गुड। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। नहीं मतलब सर, एक चीनी इंटरमीडिएट गुड है, गोडाउन में रखी फिर भी इंटरमीडिएट गुड है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नो हाँ। नो नो, नॉन ड्यूरेबल गुड, कैपिटल गुड। अच्छा, कैपिटल हो गया, ठीक है, ओके। फिर आगे, क्यों कैपिटल क्यों है? सर क्योंकि कैपिटल इसलिए क्योंकि अ, आगे की जो प्रोडक्शन होगी अगले साल हम यूज करने वाले हैं इसलिए। हाँ, स्टॉक एट द एंड है, क्या बोलेंगे? नॉन हाँ। ड्यूरेबल गुड है मगर स्टॉक एट द एंड है सर, तो स्टॉक एट द एंड जो गुड होते हैं वो कैपिटल गुड ही होते हैं। तो स्टॉक एट द एंड है, कैपिटल गुड है, फाइनल गुड है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब एंड यूज क्लासिफिकेशन का पूरा चार्ट जो अभी तक हमने स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा, उसको अगर हम एक स्लाइड में करके देखें, और ये स्लाइड, ये सारी पीपीटी आज मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो एक बार देख लेना। तो यहां पर फाइनल गुड को हमने कैटेगराइज किया और इंटरमीडिएट गुड को कैटेगराइज किया। मतलब पिछली क्लास से लेकर इस क्लास तक हमने बात की फाइनल गुड के ऊपर, ठीक है। फाइनल गुड के ऊपर हमने पढ़ा कि फाइनल गुड दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। अगर आप कंज्यूमर गुड कह रहे हैं तो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, और अगर आप कैपिटल गुड कह रहे हैं तो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये दोनों ही फाइनल होते हैं, और जो गुड फाइनल होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। चलिए, कंज्यूमर गुड में हमने पढ़ा कि कंज्यूमर गुड की मेजॉरिटी जो गुड्स होते हैं जो यूज होंगे, खासतौर से न्यूमेरिकल्स में, आगे कंटेंट में आएगा, तो वहां पर ड्यूरेबल गुड्स को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, सेमी ड्यूरेबल गुड उतना नहीं पूछा जाता, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आएंगे, सर्विसेज आएंगे। तो कंज्यूमर गुड में 3 कैटेगरी को हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ड्यूरेबल गुड हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड हो गया, और सर्विसेज हो गया। मगर जो कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड में अरोड़ा जी कैसी है? नमस्कार अरोड़ा जी। हेलो सर। नमस्कार मैम, आप इंडिया में हैं कि कनाडा, युगांडा या इजराइल, कहाँ हैं आप आजकल? मैं इंडिया में ही हूँ सर, बट मेरे को लिंक ही नहीं आई थी आज क्लास की। अरे मैंने पिछली क्लास में अपना नंबर दिया था आपको।
नहीं, मेरे को नहीं दिया। दिया था, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है हमारे पास, दिया है मैंने तुम्हें नंबर अपना। मेरे पास नहीं, नंबर नहीं है, या तो मैं नोट करना भूल गई होंगी। अच्छा ठीक है, नोट करो पहले। मतलब अभी आप मेरे नंबर को खत्म ही नंबर होने ही दो। वाली थी, मुझे लगा मैं इसे। सीरियसली, मैंने अकेडमी में कॉल करा तो वो बोल रही है कि मैं छुट्टी पे थी और मैं आपको लिंक शेयर करना भूल गई। मैम आप ना एक काम कीजिए, मुझसे ही लिंक मांग मांग लिया करें, आप मुझे हाय भेजिए, मेरा नंबर लिखिए पहले। ओके, इतना बताओ आप अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर आपने मिस बताओ। करा है आज। लिखिए, नंबर बोलूं मैं? हाँ जी। लिखिए 78 78 380 380 931 931 25। 25। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 78 380 38 93125। 380 भी है ना? हाँ 380, 78 380 93125। 9125। ओके हाँ, सर। और मेरा नाम लिखा है नवनीत आर मिश्रा, आप इसे सेव हाँ कर जी। लें, मुझे हाय भेज दें, मैं आपको आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ये तो थैंक गॉड जूम में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। ठीक है, आपने अभी हाँ। मिस कॉल मारी है मुझे, हाँ जी। हाँ जी। लास्ट में 6475 है। हाँ जी। हाँ ठीक है, मैं सेव कर लूंगा। ठीक है, ओके तो सर। मैं भी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इनको देख लेना। ओके। और अगली क्लास में ओके। जो डाउट आएगा पहले हम डाउट ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, अगर आज क्या टॉपिक हुआ है? बेटा फाइनल गुड हुआ है आज। ओके। ठीक है, चलिए, तो आप पेन कॉपी पेन निकाल लीजिए और जितना हाँ कंटेंट जी। स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिखिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो फाइनल गुड में हमने मेरे आंखों के तारों आज पढ़ा। कंज्यूमर गुड की बात कर रहे थे तो मैं बोल रहा था कंज्यूमर गुड तीन तरीके के होते हैं जनरली, मगर यहां पर हम दो ही कैटेगरी या दो ही कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो एक होगा ड्यूरेबल गुड, जिसका बात काफी ज्यादा होगा, और दूसरा होगा नॉन ड्यूरेबल गुड, तो ये आएगा, और लास्ट है सर्विसेज, तो सर्विसेज की कैटेगरी अलग है। तो कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड, नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। मगर कैपिटल गुड कौन से गुड्स हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल इन नेचर हैं, अगर कोई फर्म खरीदती है तो उसे कैपिटल गुड कहा जाता है। तो ड्यूरेबल गुड्स को फर्म अगर खरीदे तो वो कैपिटल गुड होगा और नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। मगर उसके साथ साथ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कि वो कैपिटल गुड का पार्ट है, तो उसमें बोलेंगे कि स्टॉक एट द एंड, यानी कि वो सामान जो साल के अंत में बच गया उसको उठाकर हम कहीं फेंक नहीं देते हैं, उसको हम स्टॉक एट द एंड के नाम से लिखते हैं, मगर वो भी कैपिटल गुड ही होता है। और वो अगर कैपिटल गुड है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब हमें फाइनल गुड में फोकस किस पे करना है? कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। क्योंकि आज हमने कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड सब पढ़ लिया है, इंटरमीडिएट पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो अब आने वाली क्लासेस में मैं आपको इंटरमीडिएट और फाइनल फिर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो हमने पढ़ लिया है। क्योंकि उसके बाद अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या आएगा, क्योंकि आज जब हम अगली क्लास में मुलाकात होगी हमारी, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि डेप्रीशिएशन क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो द पॉइंट इज कि अगर कभी भी लगे कि सर मुझे क्लास को देखना है, मैं टॉपिक बोल के, कोई दिक्कत नहीं, जाओ ग्रुप पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, पूरी क्लास दोबारा से देखो। तो ये बेनिफिट है। और कहीं अगर कोई डाउट आए तो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप मुझसे पहले, हम 5 मिनट में तुमसे पूछ लिया करूंगा हर बार कि चलो भाई जो भी डाउट है पूछ लो, डाउट अगर नहीं है तो फिर हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फाइनल गुड में हमें दो गुड्स पढ़ने हैं, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, दोनों ही फाइनल में इंक्लूड होते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। इंटरमीडिएट में जब हमने पिछली क्लास में बात की थी तो मैंने कहा था कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और ना ही जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ना तो नेशनल इनकम में ना तो जीडीपी में। तो अगर इंक्लूड ही नहीं होते हैं तो हम सर कैसे पहचाने कि कोई गुड इंटरमीडिएट होता है? तो उसके दो ही रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है? यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर कोई गुड यूज्ड अप हो गया है, जैसे मिठाई को बनाने के लिए दूध होगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा क्योंकि वो यूज्ड अप हो गया, तो वो भी इंटरमीडिएट है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा और जीडीपी में भी इंक्लूड नहीं होगा। और अगर किसी गुड को इस इंटेंशन के साथ खरीदा जा रहा है कि आगे चल के हम उसको सेल कर देंगे, उसको हम बेच देंगे, इंटेंशन फॉर रीसेल लग रहा है, तो वो भी गुड कौन सा गुड होगा? इंटरमीडिएट गुड होगा, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने बात की फाइनल गुड के बारे में डिटेल में, और फाइनल गुड हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक्स है नेशनल इनकम का। क्योंकि कई बार बच्चे मुझसे हर साल एक ही चीज कहते हैं कि सर या तो नेशनल इनकम समझ में आती है या नेशनल इनकम समझ में नहीं आती है, मीडियोकर का सिचुएशन नहीं होता है।
यानी कि या तो आएगी एक बार में आ जाएगी कि अभी सर डाउट नहीं, अब सीधा न्यूमेरिकल लेकर आओ आप, ठीक है। दूसरे कैटेगरी वो होती है जो हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये गुड फाइनल होगा, ये गुड इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद उन्होंने उस समय बहुत ध्यान से नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, या सवाल मुझसे नहीं पूछे। तो इसलिए मैं कहूंगा ये पहला बेसिक्स है, क्लास 12th का पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनल वुड क्या होता है, इंटरमीडिएट वुड क्या होता है, इसमें तो हम कोई कोताही कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आज मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग वहां से कंटेंट देख सकते हैं। कई बार हो सकता है कि मैंने स्क्रीन हटा दी हो, आप नहीं लिख पाए हो, तो उस केस में हम रिकॉल कर सकते, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। थॉट पढ़ो, आज की क्लास का थॉट क्या कहता है, ठीक है। बड़ा सोच समझ के लगाया है। पहली क्लास में यही होना चाहिए, इस तरीके की क्लासेस में इस तरीके के थॉट होना चाहिए, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, ये रास्ता बहुत लंबा है। तो इसलिए भैया पहला कदम उठा लिया है, और पहले कदम का नाम क्या है? फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो अब आने वाली क्लासेस जो होंगी, यानी कि आज मंडे है, ऑब्वियसली बात है, तो मुलाकात अब कब होगी आपसे मेरी? वेडनेसडे होगी शाम को 8 बजे, ठीक है। उसमें 8 बजे वाली जो क्लास है वेडनेसडे, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर हम इस चैप्टर का नेक्स्ट लेवल यानी कि अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस क्या होता है, और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे बहुत सारे बेसिक्स हैं नेशनल इनकम के, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। मगर जाने से पहले 2 मिनट उस पेज पर वापस जाओ जहां से आज हमने क्लास की शुरुआत की, जो कंटेंट मैंने पढ़ाया, ठीक है। एक बार देखो, एक बार चेक करो, और बताओ कि जो भी हमने आज डिटेल में लिखा है शर्मा जी, अंशुल जी, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए कि सर ये लिखा, ये समझ में नहीं आया। मैं डाउट्स कब ले सकती हूँ? तो आप अपने डाउट कब लेंगे? अगली वेडनेसडे, जो वेडनेसडे आ रहा है हमारा, कमिंग वेडनेसडे, उसमें 8 बजे आपके डाउट लेंगे, बिल्कुल लेंगे मैम। क्लास तभी शुरू करेंगे जब आपके डाउट पूरे हो जाएंगे। प्लीज, बिकॉज एकेडमी की मिस्टेक की वजह से मेरी क्लास का लॉस हो गया। मैम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, आप टेंशन मत लीजिए। आधे घंटे में आपके पास एक क्लास आपके ग्रुप पे होगी, टेंशन नहीं लेने का। बिंदास देखना, 50 बार देख लेना, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ जल्दी फटाफट पूछो। जो भी आज हमने डिस्कस किया, मतलब जहां आपने 31 मार्च लिखा है, वहां से लेकर जितना भी कंटेंट शर्मा जी, अंशुल जी हमने लिखा, अगर कोई सवाल है तो बताइए। पक्का? दुनिया में 2 लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक डॉक्टर से और एक टीचर से, और फंस जाओ तो लॉयर से। कोई कष्ट शर्मा जी, अंशुल जी, ठीक है। तो इश्का अरोड़ा जी, आपने मुझे मिस कॉल मारी दी है, यही सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है, अब आप मुझे हाय भेज देना, तो आपको पीपीटी भेज दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, अगली बार क्लास मिस होके दिखाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे सीधा वेडनेसडे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय श्री राम। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।